India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव परिणामों में हस्तक्षेप तभी होगा जब जीत का अंतर कम हो। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की कार्यकारिणी में महिला वकीलों को मिलेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का दिया निर्देश। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सीबीआई के एफआईआर और चार्जशीट पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। लालू निचली अदालत में उठा सकेंगे मुद्दा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को शराब नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की सुनवाई। केजरीवाल ने कहा, जस्टिस शर्मा की निष्पक्षता पर है संदेह। जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उठाई सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि जब तक बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या अत्यधिक ना हो और वह चुनाव में जीत के अंतर को प्रभावित ना करे, तब तक चुनाव परिणामों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जय माल्या बागची भी शामिल थे, इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तार्किक विसंगति सूची तैयार करके एक प्रचार की असंगति पैदा कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में मतदाता दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच फंस गए हैं। अदालत के समक्ष ईसीआई ने दलील दी कि उनके द्वारा जारी नोटिसों पर न्यायिक अधिकारियों ने 47% मामलों में खारिज करने का निर्णय लिया। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है का मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि साधन ही उद्देश्य को सही ठहराने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राज्य और निर्वाचन आयोग के बीच विवाद नहीं है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों का मामला है, जहां अदालत का हस्तक्षेप चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए होता है, न कि उसे बाधित करने के लिए। हालांकि जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 10% मतदाता मतदान नहीं कर पाते और जीत का अंतर उससे अधिक है, तो परिणामों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि जीत का अंतर 5% से कम हो, तो अदालत को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार को प्राथमिकता दी जाती थी। जस्टिस बागची ने पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बीच अंतर को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सूची बनाई गई, जबकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि ईसीआई की मूल अधिसूचना में 2002 की मतदाता सूची को आधार नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में उसी सूची के आधार पर नाम खारिज किए जाने लगे। जब ईसीआई के वकील दामा शेदद्री नायडू ने कहा कि लोगों को यह साबित करना होगा कि वे 2002 सूची वाले ही व्यक्ति हैं, तो जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि आयोग अपने पहले की दलीलों से हटकर नई बातें जोड़ रहा है। अदालत ने यह भी माना कि बड़ी संख्या में मामलों की जांच करते समय न्यायिक अधिकारियों से कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है। जस्टिस बागची ने कहा कि यदि कोई अधिकारी एक दिन में 1000 दस्तावेजों की जांच करता है और 70% सटीकता रखता है, तो इससे उत्कृष्ट माना जाएगा। इसलिए त्रुटियों की संभावना को देखते हुए एक मजबूत अपीलीय व्यवस्था आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपीलीय न्यायाधिकरण के कामकाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की कार्यकारिणी में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ पदों को आरक्षित करने का निर्देश दिया। यह आदेश सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने पारित किया। अदालत ने यह भी फैसला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें SCAORA के पदाधिकारियों में महिलाओं की कम भागीदारी का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रस्ताव पर सहमति जताई। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि आगामी चुनाव में संयुक्त कोषाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी समिति के 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया। यह अनुच्छेद अदालत को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि SCAROA के कार्यकारिणी में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है और इस दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने दलीलें पेश की और महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान दिलाया। वहीं SCAORA की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि संगठन किसी भी सकारात्मक बदलाव का स्वागत करता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह भी उल्लेख किया कि बार एसोसिएशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सकारात्मक अनुभव पहले भी सामने आए हैं। उन्होंने प्रज्ञा बघेल के सचिव चुने जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह के कदम संस्थानों को अधिक समावेशी बनाते हैं। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट न्याय और विधिक संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में भी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था। बाद में इस व्यवस्था को राज्य बार काउंसिल और अन्य बार एसोसिएशन तक भी विस्तारित किया। सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा निर्देश विधिक क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे महिला वकीलों को नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और संस्थागत ढांचे में संतुलन आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण देने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने इस मुद्दे पर नियुक्त उच्च स्तरीय निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया कर रहे हैं, को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह 10% महिला उम्मीदवारों को ऑप्शन या नामांकन के माध्यम से चयन की प्रक्रिया तय करें। यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान एक याचिका में को ऑप्शन प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई। अदालत के सामने विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए गए, जिनमें यह सुझाव भी शामिल था कि उन महिला उम्मीदवारों को कॉप्ट किया जाए जो चुनाव में अधिक वोट पाने के बावजूद जीत नहीं सके। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि कोऑप्शन की प्रक्रिया राज्य बार काउंसिल या चुनाव समिति के माध्यम से कराई जाए। अदालत ने माना कि सभी विकल्पों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार धूलिया समिति को दिया जाना उचित होगा। समिति सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर एक संतुलित और पारदर्शी प्रक्रिया तय करेगी। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि पहले दिए गए आदेश में कोऑप्शन की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता की कमी थी, जिसके कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेदाद्री नायडू ने तर्क दिया कि जहां पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध हैं, वहां 30% आरक्षण को चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही पूरा किया जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने BCI द्वारा कॉर्पोरेशन किए जाने पर आपत्ति जताई और उसे उचित नहीं बताया। अंत में अदालत ने स्पष्ट किया है कि कॉर्पोरेशन केवल एक अस्थायी उपाय है, जिसका उद्देश्य उन परिस्थितियों से निपटना है जहां पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर नहीं आ पाती। इस पूरे मुद्दे पर अंतिम निर्णय अब न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति ही करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा को शराब नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश शर्मा की निष्पक्षता पर संदेह है,
क्योंकि उन्होंने एक आरएसएस से जुड़े संगठन द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया था। सीबीआई ने केजरीवाल की इस मांग का विरोध किया और कहा कि यह आरोप निराधार है और न्यायाधीश शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अनुचित है। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल का यह कदम न्यायालय की कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने फरवरी में केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल से उनकी आशंकाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताने को कहा। इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस अदालत से न्याय न मिलने की वास्तविक आशंका है और वे इसके पीछे कई ठोस कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। केजरीवाल ने दलील दी कि इस अदालत के समक्ष पहले भी उनके और उनके सहयोगियों से जुड़े लगभग 5 मामले आ चुके हैं, जिनमें अदालत द्वारा किए गए अवलोकन लगभग अंतिम निर्णय जैसे प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि उनका वर्तमान मामला कथित अवैध गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसमें अदालत को केवल यह देखना था कि जांच अधिकारी के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण थे या नहीं। लेकिन उनके अनुसार अदालत ने सीमित दायरे से आगे जाकर बहुत कम सुनवाई में ही अंतिम निष्कर्ष जैसा दृष्टिकोण अपना लिया। उन्होंने आगे कहा कि कानून स्पष्ट है, लेकिन उनकी चिंता ये है कि इस मामले में उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके मन में गंभीर और वाजिब आशंका है और उनकी याचिका पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। केजरीवाल ने जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई और ईडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कथित तौर पर अनुमोदन और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाई जाती थी और बाद में कथित रूप से दबाव या समझौते के जरिए बयान लिए जाते थे। उन्हीं बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अदालत ने अक्टूबर में दिए गए बयानों के आधार पर जो टिप्पणियां की, उनसे ऐसा लगा मानो उन्हें पहले ही दोषी और भ्रष्ट घोषित कर दिया हो। उन्होंने ये भी बताया कि निचली अदालत ने इस मामले में महीनों तक सुनवाई की और 40,000 से अधिक पन्नों के दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ना ही कोई धनराशि गोवा भेजी गई और ना ही कोई किकबैक का प्रमाण मिला। इसके बावजूद उच्च न्यायालय की पूर्ण टिप्पणियों ने उन्हें पहले ही दोषी जैसा दर्शा दिया। इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने हिंदी में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उनके बाद मामले की सुनवाई की और फिलहाल वे केवल इस बात पर सुनवाई कर रही है कि केजरीवाल को ऐसी आशंका क्यों है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने पहले मामले की सुनवाई की थी तब ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश मौजूद नहीं था और अब उस आदेश की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। अंत में केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के कड़े निष्कर्ष निचली अदालत के फैसले से पूरी तरह विपरीत है, जिससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। उन्होंने क्योंकि अदालत पहले से ही उनके प्रति पूर्वाग्रह रखती हुई प्रतीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में लालू प्रसाद यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें यह अनुमति दी है कि वे अपने सभी कानूनी तर्क ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान उठा सकते हैं। साथ ही अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने से छूट भी प्रदान कर दी। यह आदेश जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पारित किया। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यादव द्वारा दायर अपील का निपटारा कर दिया। यह मामला सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियों के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कम कीमत पर जमीनें ट्रांसफर करवाई। आरोप है कि कई नौकरी चाहने वालों या उनके रिश्तेदारों ने पटना और अन्य स्थानों पर अपनी जमीनें यादव परिवार या उनसे जुड़ी संस्थानों को बेच दी या उपहार में दे दी और यह सब बिना किसी सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया के हुआ। हालांकि यादव परिवार ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 मार्च को यादव की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A केवल भविष्य में लागू होती है और 2004 से 2009 के कथित मामलों पर लागू नहीं होती। इसी आदेश को चुनौती देते हुए यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि धारा 17A के तहत मिलने वाली सुरक्षा यादव को उपलब्ध नहीं है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि क्या केवल औपचारिक अधिकार ही मायने रखता है, जबकि पद के प्रभाव से भी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि कोई निर्णय औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति मंत्रालय के शीर्ष पद पर है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से माना जाएगा।
वहीं यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना रुख बदल सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि धारा 17A का प्रभाव भविष्य में लागू होता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में धारा 17A के लागू होने के प्रश्न पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा खुला रखा जाता है और यादव को ट्रायल के दौरान इस पर अपनी दलीलें रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की पासपोर्ट जारी करने से जुड़ी याचिका को 3 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के सामने उठाया गया था। पीठ ने कहा क्योंकि मूल जमानत आदेश 3 जजों की पीठ द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इस आवेदन की सुनवाई भी समान स्तर पर की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। दरअसल वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ पर कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप थे, उन्हें नियमित जमानत दी थी। उस समय जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 3 सदस्यीय पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि उनका पासपोर्ट सत्र न्यायालय के पास जमा रहेगा। अब उसी शर्त में ढील देने और पासपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर उन्होंने यह नई याचिका दाखिल की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उन्हें विशेष अनुमति देकर विदेश यात्रा की इजाजत भी दे चुका है। इन यात्राओं में एम्स्टर्डम में उनकी डॉक्यूमेंट्री साइकिल महेश के प्रीमियर और मलेशिया में आयोजित एक सम्मेलन में भागीदारी शामिल रही है। अब उनकी पासपोर्ट याचिका पर 3 जजों की पीठ अंतिम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि ना तो वोट देने का अधिकार है, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा कि ये दोनों अधिकार पूरी तरह वैधानिक हैं और इसका अस्तित्व केवल उसी सीमा तक है जितना कानून उन्हें प्रदान करता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि चुनाव लड़ने का अधिकार मतदान के अधिकार से अलग और अधिक कठोर शर्तों के अधीन होता है। यह टिप्पणी जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने राजस्थान के जिला दुग्ध संघों के चुनाव से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान की। जस्टिस महादेवन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि पूर्व के मामलों ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल और जावेद बनाम हरियाणा राज्य में भी यह स्थापित किया जा चुका है कि यह अधिकार मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, जबकि चुनाव लड़ने या निर्वाचित होने का अधिकार एक अतिरिक्त अधिकार है, जिसे योग्यता, पात्रता और अयोग्यता जैसी शर्तों के अधीन रखा जा सकता है। इस प्रकार दोनों अधिकारों के बीच एक स्पष्ट वैधानिक अंतर मौजूद है। मामला राजस्थान में जिला दुग्ध संघों के उप नियमों को चुनौती देने से जुड़ा था, जिसमें निदेशक मंडल के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई थी। हाईकोर्ट ने उन उप नियमों को अवैध करार दिया था, ये कहते हुए कि वे मतदान के अधिकार को सीमित करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि ये उप नियम केवल चुनाव लड़ने की पात्रता को नियंत्रित करते हैं, न कि मतदान के अधिकार को। इसलिए हाईकोर्ट ने 2 अलग-अलग अधिकारों को मिलाकर गलत निष्कर्ष निकाला। कोर्ट ने पात्रता और अयोग्यता के बीच अंतर भी स्पष्ट किया और कहा कि उप नियम केवल न्यूनतम कार्यात्मक मानकों को सुनिश्चित करते हैं, न कि वैधानिक अयोग्यताओं में कोई बदलाव करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को भी खारिज किया जो सभी प्रभावित पक्षों को सुने बिना दिया गया था। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम या का उल्लंघन बताया गया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया। तो आपको बता दें, यहाँ पर SC के बेल नहीं देने के आदेश की समीक्षा की मांग करी, वहीं खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.